नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं विश्व मोहन और शुरुआत करते हैं मुनाफे की मंडी की। आज नॉन एग्री मार्केट को अगर आप देखें तो यहां पर ज़्यादातर काउंटर्स मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। सिर्फ कच्चा तेल है जहां पर थोड़ी नरमी दिख रही है, 6,350 के आसपास है। लेकिन कल कच्चे तेल में 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी दिखी थी। लेकिन आज गोल्ड और सिल्वर, जहां कल की तेज़ी आज कंटिन्यू होती दिख रही है। 75,800 के ऊपर M6 पर गोल्ड है। चांदी की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी है, करीब 91,000 रुपये के करीब चांदी है, 90,850 के पास। तो ठीक ठाक तेज़ी यहाँ पर दिख रही है। लेकिन अब सवाल है, ये तेज़ी क्यों आई है? आगे क्या ये तेजी कंटिन्यू होगी? क्या फिर से बाजार नीचे आ सकता है? तमाम मुद्दों पर आज हम मुनाफे की मंडी में चर्चा करेंगे। हमारे साथ 4 मेहमान भी हैं। हमारे साथ आज नितिन केडिया हैं, AIJGF के नेशनल सेक्रेटरी जनरल है, और साथ ही हमारे साथ एक और मेहमान हैं। हमारे साथ तरुण सत्संगी हैं, कमोडिटी एक्सपर्ट, और साथ ही हरीश शाही हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे हमारे साथ हर्षा राय भी जुड़ेंगी, जिनसे हम पल्सेस मार्केट का आउटलुक जानेंगे। सबसे पहले नितिन जी, आपसे मेरा सवाल होगा, क्या लग रहा है गोल्ड का मार्केट कैसा दिख रहा है? ये जो तेजी आई है कल और आज की तेजी को किस तरह देख रहे हैं, और ये तेजी आपको टिकाऊ दिख रही है क्या? नमस्कार विश्वमोहन जी, सभी दर्शकों को हमारी तरफ से दशहरे की आगामी जो है वो शुभकामनाएं। देखिए, हमने जो लास्ट प्रोग्राम किया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि गोल्ड का स्ट्रक्चर जो है वो अब रेंज बाउंड हो गया है, और हम नीचे में 75,000 और ऊपर में 76,500 की रेंज देखेंगे, +-200। तो अगर हम देखें तो मार्केट ने जो लो लगाया वो एग्जैक्टली 74,800 पे लगाया, और उसके बाद हमने अभी ये 75,850 तक का बाउंस आते हुए देखा है। अब आते हैं इस बात पे कि ये तेजी क्यों आई है। देखिए, ये तेजी आने के 2 कारण है। पहले जो ये तेजी आई है, कल जो अमेरिका से महंगाई के आंकड़े आए थे वो उम्मीद से मतलब खराब आए, लेकिन उसके बाद भी जो है वो बाजार में तेजी देखी। उसका एक सबसे बड़ा कारण था कि सितंबर 2021 के बाद जो महंगाई के आंकड़े हैं वो इतने जबरदस्त आए, और जब 3 साल बाद इस तरह के महंगाई के आंकड़े आए तो लोगों को लगा कि अगले साल की जो ब्याज दरें घटाने की उम्मीद है, फेड उससे भी ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है और बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर वो रेट कट कर सकता है। सेकंड, हमने ये देखा कि जिस तरीके से मिडल ईस्ट में टेंशन चल रही है, अब उस टेंशन में कनाडा ने, फ्रांस ने अपने अपने तरीके से इसराइल के ऊपर जो है वो एक छोटे छोटे सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए। जैसे फ्रांस ने जो है वो उसको हथियारों की जो सप्लाई है वो बंद कर दी, और कल ईरान ने जो एक छोटी सी धमकी भी दी इसराइल को। तो उसको देखते हुए हमने ये तेजी आते हुए देखी, जो कि कल $2625 के आसपास जब गोल्ड ट्रेड कर रहा था महंगाई आंकड़े आने के बाद, और जब ये मिडिल ईस्ट की टेंशन बढ़ी तो हमने गोल्ड को आज $2644 और $45 के आसपास ट्रेड होते हुए देखा। तो ये तो बात हो गई कि ये तेजी क्यों आई। अब अगर हम आगे मूविंग फॉरवर्ड की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि अभी भी जो रेंज है वो 76,000 अपर की रेंज जो है 200 या 300 के आसपास ही रहेगी। अगर वहां तक का बाउंस मिलता है तो ट्रेडर्स जो है वो इस मार्केट में 300 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के सेल कर सकते हैं, और ऑन द डाउन साइड सपोर्ट जो है वो 75,000 अगेन 200 और 300 के लेवल पे है। अगर गोल्ड जो है 75,200 300 के लेवल्स को टच करता है तो अगेन वहां पे हम 300 रुपए या 400 रुपए के स्टॉप लॉस से उसको सेल करके चल सकते हैं। ट्रेडर्स मार्केट है, आप स्टॉप लॉस लगाएं नीचे का, और ये जो रेंज है 75,000 और 76,500 के बीच की, इस रेंज को आप बहुत आराम से प्ले कर सकते हैं विश्वमोहन जी। तो ये बाजार दायरे में है तो उस रेंज को आप प्ले करें। आप इससे पहले जो नरमी की संभावना जता रहे थे नितिन जी, आपको लग रहा है कि अभी भी 74,000 के नीचे की संभावना है क्या दिवाली से पहले? बिल्कुल विश्वमोहन जी, देखिए ये जो तेजी आई है, ये तेजी अगर इसको एनालाइज करें डेटा के बेस पे या जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है उसके बेस पे, तो कल अगर नॉर्मल डेज में ये तेजी आनी होती तो ये कम से कम $70-80 की आती। तो $80 ना होकर 50% डिस्काउंटेड होकर $30 से $40 की है। तो वी आर जस्ट वेटिंग कि 2600 का या 2595 का जो लेवल है वो केवल एक बार ब्रेक हो जाए, तो फिर हम डाउन साइड में एक अच्छी मंदी आते हुए देखेंगे। चलिए, हमारे साथ हरीश शाही भी हैं इंडियन मार्केट व्यू के। शुक्रिया हरीश जी, आपने वक्त दिया। बताइए सर, गोल्ड और सिल्वर पर आपका व्यू क्या है? सर मेरा जो व्यू है गोल्ड और सिल्वर पर बेसिकली बाय ऑन डिप ही है, और जैसा कि सर ने कहा कि एक रेंज में चल रहा है कि 74,750 का मेरा डाउन साइड रिस्क है, स्टॉप लॉस रहेगा। तो जब तक ये क्लोजिंग बेसिस पर मेंटेन्ड है तो मैं ट्रेडर्स को सजेस्ट करूंगा कि बाय ऑन डिप ही मेंटेन करें।
और 75-500 के आसपास अगर हमें आज भी कोई डिप मिलती है तो हम वहां पर जो है बाइंग इनिशिएट करें। और अपर साइड टारगेट 76-500 76-600 की एक रेंज तक रहेगा। उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तब जाके हम लोग 77,000 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ओवरऑल अगर गोल्ड को देखें तो ओवरबॉट हो चुका है, बहुत सारे लोग इसको हर एक रैली को सेल कर रहे हैं, बट मार्केट का जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है जिस हिसाब से चल रहा है तो वो इसको पुश कर रहा है अपर एंड पर। तो स्टॉप लॉस के बिना काम ना करें, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा फिलहाल। सबसे पहली सलाह यही है कि स्टॉप लॉस हर ट्रेड में ज़रूर लगाएं, उसके बिना आप कभी भी एंट्री ना करें। और अभी तेज़ी ज़रूर दिख रही है, लेकिन एक स्ट्रेस रैली है, काफ़ी लंबे समय से रैली चल रही है, तो कभी भी गिरावट भी आ सकती है। लेकिन आज के लिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह 75,800 के आसपास, 76,000 76,500 तक भी ये तेज़ी एक्सटेंड हो सकती है, ऐसा हरीश जी को लगता है। हमारे साथ मयंक गुप्ता भी हैं, फाउंडर हैं स्टार ऑफ मार्केट एडवाइस के। आप बताइए मयंक जी, आपका व्यू गोल्ड को लेकर क्या बन रहा है? नमस्ते बिस्मोन सर। सर जैसे कि हमने गोल्ड में देखा कि गोल्ड ने 2687 का एक हाई किया है, वहां से 2604 तक के लेवल डाउन साइड में देखने को मिले। अभी करेंटली 2645 के अराउंड डॉलर में चल रहा है। तो मुझे लगता है कि एज पर टेक्निकल चार्ट ये एक इम्पल्स वेव का मूवमेंट है और ये मैक्सिमम जो जा सकता है वो 2654 डॉलर के आसपास जा सकता है। एंड जो नीचे में जो डाउन साइड हम देख पाएंगे वो 2520 डॉलर तक की देख पाएंगे। अगर हम एमसीएक्स गोल्ड की बात करें तो अभी एमसीएक्स गोल्ड का भाव जो चल रहा है वो 75,820 830 के अराउंड चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर कोई भी राइज मिलता है आपको 75,900 के आसपास तो 900 या 76,000 के आसपास, तो यहाँ पे गोल्ड को सेल करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 76,180। एंड नीचे में जो हम टारगेट देख पाएंगे वो नीचे में हम टारगेट 75,500 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 75,200 एंड जो हम नीचे में थर्ड टारगेट 74,700 तक का हम टारगेट देख पाएंगे। और इसमें जो पोजिशनल टारगेट मेरा रहेगा वो 73,200 का टारगेट पोजिशनल रहेगा, क्योंकि ये जो सारा मूव है गोल्ड का वो नॉर्मली एक केवल जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ही है। और जो आज और कल का जो बाउंस बैक देखा इसको हम डेड कैट बाउंस कहते हैं। और इसके कारण ये जो मूव आई सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, जिन्होंने अभी तक पोजीशन सेल में नहीं बनाई है वो करेंट लेवल पे सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। कि कॉन्ट्रा व्यू आ रहा है। नितिन जी, आपको क्या लग रहा है, क्या इस लेवल पे यहाँ से 100 रुपये ऊपर जाने पे सेल करने की एडवाइस मयंक जी दे रहे हैं? कंफ्यूजन तो हो गया है, एक बाई एक सेल कॉल, क्या आप क्या सलाह देंगे? सर मुझे लगता है कि थोड़ा सा और एग्रेसिव, थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो गए। 76,180 का लेवल अगर आता है तो वहां पे हम शॉर्ट करके चल सकते हैं गोल्ड को। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर सेल करेंगे, मीन्स अगर आप 76,180 पे गोल्ड को शॉर्ट कर रहे हैं, वहां पे अगर आप 76,500 का कॉल ऑप्शन साथ में ले लेंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन जो है वो बढ़ती जा रही है, इंटरेस्ट रेट को लेकर कोई सरप्राइज आने वाला नहीं है, तो बिल्कुल जो मयंक जी ने टारगेट दिए वो मुझे लगता है कि 10 या 15 दिन में अचीव हो जाएंगे नीचे के। अच्छा तरीका है कि अगर आपको लग रहा है कि अगर उस तरह के ट्रेंड चल रहे हैं, मार्केट में जियोपॉलिटिकल कंसर्न है, तो आप एक कॉल ऑप्शंस भी साथ में ले ले, फिर सेल करें तो फ्यूचर्स में तो ज़्यादा बेहतर है, आपकी पोजीशन वहाँ पर हेज हो जाएगी। हरीश जी, एक बाई एक सेल, मयंक जी यहाँ पे सेल करने की सलाह दे रहे हैं, आप बाई करने की सलाह दे रहे हैं, क्या लग रहा है कैसे बीच का रास्ता कैसे निकाला जाए, जो हमें देख रहे हैं ट्रेडर्स वो कंफ्यूज ना हो इसके लिए? सर बेसिकली जो मयंक जी ने बोला है वो अपर लेवल पर सेलिंग बोला है, लेकिन हम लोग जो है बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी बोल रहे हैं, बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मैं तो ये मानता हूँ जो दिखता है वही बिकता है और जो दिख रहा है वही करना चाहिए। तो फिलहाल तो मार्केट का मोमेंट जो है और लोगों के सेंटीमेंट्स है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होने वाले कि एक आध दिन में हो जाएगा, तो मैं बाइंग के फेवर में रहूंगा। हाँ, अपर एंड पर अगर कोई सिग्नल लाइक कोई इंडिकेटर देगा, हमें कोई सजेशन देगा, तभी हम लोग सेल करें। मतलब बिना किसी इंडिकेशन के या कोई चार्ट पर ऐसा कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है। इवन दो ट्रायंगल पैटर्न भी ब्रेकआउट हुआ है तो मुझे बाइंग दिख रही है फॉर द टाइमिंग। लेट्स सी क्या होता है। बिल्कुल, तो आपको बाई दिख रहा है। चलिए अलग अलग व्यू है। चांदी की बात करते हैं। केडिया जी, चांदी में क्या लग रहा है आपको? 91,000 के बेहद करीब है, और तेजी है क्या? इस लेग की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, सिल्वर हमारा शुरू से लास्ट 3 महीने का एक ही व्यू रहा है कि सिल्वर कॉपर को फॉलो करेगी। और कॉपर को अगर हम सबसे पहले देखते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में 9500 के आसपास सपोर्ट ले रही है और अभी 9750 के आसपास ट्रेड हो रही है। तो कॉपर में एक अपर ट्रेंड जो है वो बना हुआ है, तो उसको सिल्वर भी अभी फॉलो कर सकती है। तो हमें लगता है कि 90,500 या 90,400 के लेवल आते हैं तो वहां पे 400-500 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ सिल्वर को इंट्राडे या
एक दो दिन के लिए बाय कर सकते हैं। ऊपर में 91,800 तक के लेवल्स या 700 तक के लेवल्स आते हैं तो वहां पे प्रॉफिट बुक करें। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर 90,200 के लेवल ब्रेक होता है तब आप इसमें वापस सेल करके चल सकते हैं डाउन साइड में 88,500 के लिए। ओके, तो ये व्यू चांदी को लेकर है, और चांदी भी दिन के ऊपरी स्तरों से देखें तो थोड़ा नीचे आया है, और कॉपर एमसीएक्स पर देखिए डे लो पे ट्रेड कर रहा है अभी। आप बताइए मयंक जी, आपका व्यू चांदी पर? सर जैसा कि सिल्वर में हमने देखा है कि 91,200 का लेवल जो था लास्ट टाइम 95,400 तक सिल्वर गई थी, फिर 91,200 पे वो बार बार सपोर्ट ले रही थी ना, वहां से बाउंस बैक कर रही थी, लगभग एक वीक उसने वहां पे सपोर्ट लिया। एंड आज हम देख रहे हैं कि वो 91,200 के पास सेम आया ना, वहां से फिसलता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर 91,200 के पास सिल्वर आपको मिलता है तो वहां पे सेल करके चलना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 91,750। एंड नीचे में जो टारगेट रहेंगे, जो सर ने बताया, नितिन सर ने, वो 88,500 तक के टारगेट हम सिल्वर में दोबारा से देख पाएंगे। ओके, तो ये एक बार टाइपो एरर है, इस कॉल को हटाइएगा। वापस से मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि इसको वापस से रिवाइज करके मयंक जी के कॉल को दोबारा दिखाएंगे फिर से। आप बताइए हरीश जी, आपकी राय क्या है चांदी पर? सर चांदी पे मैं अगेन बाय ऑन डिप सजेस्ट करूंगा, बिकॉज जो अभी 90,500 के आसपास अगर हमें कोई डिप मिलती है तो वहां पर हम लोग बाय करेंगे। और ओवरऑल पोजिशनली मैं मतलब लास्ट 2 मंथ से जब आ रहा हूँ तो अब भी मैं बाय बाय बोल रहा हूँ और कंटिन्यू चल भी रहा है। और अगर बड़ा व्यू अगर देखें तो चांदी का मेरा अराउंड 1 लाख का है, बट फिलहाल मेरा जो टारगेट रहेगा वो 92,700 और 94,350 तक का है, और डाउन साइड रिस्क जो मेरा 88,000 है। बिकॉज अगर 88,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, अगर ये ब्रेक होता है तब जाके मार्केट में जो है डाउन साइड रैली आएगी। तो हरीश जी की कॉल ये है कि 90,500 में चांदी आपको खरीदना है, और 92,700 तक ये जा सकता है पहला टारगेट। फिर अगला टारगेट पोजिशनल व्यू है 94,350 का। स्टॉप लॉस इसके लिए इन्होंने दिया है 88,000 का। मयंक जी की शॉर्ट पोजीशन बनाने की सलाह दी जा रही है चांदी में। 91,100 पे बेचना है, टारगेट है 89,000 पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट है 88,000 का। 91,715 का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। केडिया जी, अब आप बताइए कॉपर को लेकर। कॉपर दिन के निचले स्तरों पर आ चुका है, बाकी बेस मेटल्स में अभी भी थोड़ी तेजी जरूर दिख रही है। आगे क्या लग रहा है आपको पूरे ही बेस मेटल्स पैक पर? देखिए, मैं कॉपर की अगर बात करूं तो कॉपर का ओवरऑल जो वर्ल्ड कंजम्पशन है उसका 40% कंजम्पशन अकेले चाइना करता है। और चाइना के स्टिमुलस पैकेजेस के बाद जो तेजी आई उसको हम ये बोल सकते हैं कि हम एंटीबायोटिक या से परमानेंट इलाज नहीं कर सकते, हम केवल एक टेम्परेरी इलाज कर सकते हैं। दैट इज व्हाट बीइंग रिफ्लेक्टेड इन कॉपर। तो कॉपर मुझे लगता है कि एमसीएक्स में अगले 7 से 8 दिनों में 808 और 810 के लेवल दिखा सकती है। 833, 834 के लेवल्स अगर आते हैं वहां पे शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं 840, 42 का स्टॉप लॉस लेके। कॉपर में तेजी की पोजीशन से हमारी यही राय है कि बचना चाहिए। आपका प्रश्न चांदी के लिए नहीं, मैं चांदी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपडेट करना चाहता हूँ कि हमारे जो सराफा व्यवसायी हैं, जो ज्वेलर्स हैं, वो दशहरे के दिन को बहुत मार्क करके चलते हैं, क्योंकि दशहरे के दिन अगर तेजी आती है तो ये माना जाता है कि दिवाली तक जो है वो तेजी रहेगी। और ये पिछले 20-25 साल से इस तरह की धारणाओं पे काम होता है। अब कल शनिवार है, कल बाजार बंद है, तो प्रोबेबली कुछ लोग फ्राइडे का दिन लेंगे, कुछ लोग मंडे का दिन लेंगे। पर ऐसी एक मान्यता जो है वो पिछले 25-30 सालों से मैं देख रहा हूँ जो सराफा बाजार के अंदर पूरे उत्तर भारत में चल रही है। नितिन जी, क्या डिमांड को लेकर क्या खबर आई है? नवरात्र की डिमांड को लेकर क्या रिपोर्ट है आपके पास, क्योंकि आप यहाँ पे एक एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं? विश्वन जी, बहुत अच्छी डिमांड रही है। और पिछले कई सालों में हमने जो मतलब नवरात्रों के दौरान चांदी या सोने में हमने जो डिमांड देखी उससे कहीं अच्छी डिमांड हमने इस साल देखने को मिली है। और चांदी में हमें मर्चेंडाइज का भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है। मतलब इस बार जो दिवाली के लिए अभी से ऑर्डर आने शुरू हो गए हैं, कोई गिफ्टिंग के लिए कॉइन ऑर्डर कर रहा है, कोई गणेश जी की प्रतिमा ऑर्डर कर रहा है, छोटे छोटे गणेश जी के भी काफी ऑर्डर आ रहे हैं इस बार। तो मुझे लगता है कि ये जो पर्टिकुलर मंथ है, मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ सितंबर और अक्टूबर की, तो सितंबर और अक्टूबर में इंडिया जो है वो रिकॉर्ड चांदी का इंपोर्ट करने जा रहा है। शुक्रिया नितिन जी, आपने वक्त निकाला। गोल्ड सिल्वर पे आपने राय रखी ही, मेटल्स पर भी राय दे दी, लेकिन इस बीच देखिए रुपए डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तरों पर जा चुका है। 84 रुपए
3 पैसे $1 का भाव हो चुका है। ये नया रिकॉर्ड निचला स्तर है डॉलर के मुकाबले रुपया का। एक बार वो हॉट बोर्ड भी दिखा दीजिए। 84 रुपये के ऊपर, 84 के लेवल के ऊपर आप देख सकते हैं रुपया पहुंच चुका है डॉलर के मुकाबले। ये अपडेट देना आपके लिए ज़रूरी था, क्योंकि हाल में क्रूड में जिस तरह की तेज़ी आई है, एफपीआईज की लगातार इक्विटी मार्केट में बिकवाली हो रही है, और साथ ही डॉलर की डिमांड जिस तरह से बढ़ी है उसका फ़ायदा यहाँ पर मिला है। और डॉलर इंडेक्स भी इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ पर मजबूती थोड़ी दिखा रहा है। उस सब का फैक्टर और उस सब का दबाव यहाँ पर रुपए पर भी दिख रहा है, और डॉलर के मुकाबले रुपया अब 84 के आसपास आ गया। हरीश जी, आपको क्या लग रहा है, और गिरावट और दबाव आपको दिखता है यहाँ से रुपए में? हरीश जी, आपसे सवाल था सर। ऑडियो अनम्यूट कीजिएगा सर। सर मुझे जो यूएसडी आईएनआर में अभी ये दिख रहा है कि जिस हिसाब से आईएनआर कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन हो रहा है, तो एक हल्का सा उसमें करेक्शन आने का चांस है, और मे बी हम लोग 83.5 और 83 के अराउंड हम लोग यूएसडी आईएनआर कॉन्ट्रैक्ट को देख सकते हैं। इतने हैं क्रूड से पहले मयंक जी, फटाफट से आप दोनों अपने अपने मेटल्स की कॉल बता दीजिए। मयंक जी, सबसे पहले आप बताइए, मेटल्स में आपकी टॉपिक आज क्या होगी? सर मेरी आज की टॉपिक कॉपर की रहेगी। मुझे लगता है कॉपर को 836 के आसपास सेल करके चलना चाहिए। बिट स्टॉप लॉस हो 841 एंड नीचे में टारगेट रहेगा वो 825 एंड 820 का टारगेट रह सकता है। 25, 820। टाइम फ्रेम भी सर बता दीजिएगा। 1-2 दिन का सर ये स्विंग व्यू है। ओके, 1 से 2 दिन का स्विंग व्यू यहाँ पर कॉपर पे आ रहा है। आप क्या चुनेंगे मेटल्स में हरीश जी? सर मेरा मेटल्स, बेस मेटल ओवरऑल मुझे जो है स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और इसमें सबसे ज्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही है वो लेड लग रही है मुझे। तो लेड में मैं जो सजेस्ट करूंगा, अगेन थोड़ी सी करेक्शन, जिनको मयंक जी सेलिंग देख रहे हैं, तो मुझे करेक्शन हल्की सी लग रही है, बट वो एज एन बाय ऑन डिप की मैं सजेस्ट करूंगा। लेड में बाय सजेस्ट करूंगा अराउंड 182 पर, और टारगेट मेरे रहेंगे 187, 190 के, और डाउन साइड रिस्क रहेगा इसका 178 का। लंबा टारगेट और है। इसमें जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो 2 से 3 दिन रहेगा। ओके, 2 से 3 दिनों में सर 190 तक जा सकता है क्या लेड? सर चांसेस, जिस आपका चार्ट पैटर्न इसका बन रहा है उसमें 182 तो 187 तो मतलब फॉर श्योर दिख रहा है इसमें, तो अगर उसका उस पर सस्टेन होता है तो 190 भी दिखता है। ओके, मैंने इसलिए पूछ लिया क्योंकि दर्शक ये जानना चाहते हैं, इसलिए कि 190 का टारगेट, क्योंकि लेड का जो मूवमेंट होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता है, अगर आपको चार्ट पे दिख रहा है, इसलिए मैंने क्लैरिटी के लिए पूछ लिया। क्रूड की बात करते हैं। क्रूड कल 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी दिखी, आज नरमी दिख रही है। कहा यह जा रहा है कि इजराइल की जो कल बैठक हुई थी, जो उनकी डिफेंस कैबिनेट की बैठक हुई थी, इसमें अब उनके अगले रिस्पॉन्स, अगले एक्शन को लेकर चर्चा हुई है। मयंक जी, क्या लग रहा है आपको, क्रूड की चाल आगे क्या रहने वाली है? कल बाउंस बैक आया, एक सुनने में आया कि अमेरिका में भी कुछ एक तूफान आया, उस वजह से क्रूड में एक बाउंस बैक आया है। तो मुझे लगता है कि क्रूड एक रेंज में है 6000 से 6500 पे की रेंज में, और 6500 की कॉल पे काफी ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज है। तो मुझे लगता है कि क्रूड 6500 के ऊपर तो जाने के चांसेस बहुत कम है। तो अगर कोई भी राइज मिलता है अभी जैसे क्रूड का भाव 6340 चल रहा है, मुझे लगता है क्रूड ऑयल में अगर कोई राइज मिलता है 6450 के आसपास, तो वहां पर 6520 के स्टॉप लॉस से क्रूड को सेल करना चाहिए विद टारगेट ऑफ 6300 एंड 6200। ये हरीश जी, आपको क्या लग रहा है? 2 खबरें बता दी, एक तो तूफान वाली जो मिल्टन तूफान है फ्लोरिडा में, उससे चिंता है सप्लाई की, और दूसरा सप्लाई डिसरप्शन की, इस तनाव की वजह से। आप बताइए क्रूड की चाल। सर एनर्जी बास्केट में इसमें जो जितना भी सप्लाई डिसरप्शन रहेगा वो क्रूड की डिमांड को इम्पैक्ट करेगा, और जिस हिसाब से ये जो जियोपॉलिटिकल वॉर चल रहा है, तो उसमें क्रूड में बाइंग मुझे नजर आती है। जो कल की जो रैली है उसमें नो डाउट प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और प्रॉफिट बुकिंग लगता है 20-30 पॉइंट की और भी हो सकती है। तो मेरा सजेशन इसमें अगेन बाय ऑन डिप का रहेगा, 6320 के अराउंड में इसमें बाइंग सजेस्ट करूंगा। और ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल सही का 6500 पर है, तो मेरा टारगेट 6500 ही है। इन केस वहां पर ब्रेकआउट होता है और कोई अगर मान लो पंच मिलता है मार्केट को, तो 6750 सेकंड टारगेट उस टाइम रहेगा। अब अगर ब्रेकआउट होता है, मार्केट सस्टेन होती है आर्ली बेसिस पर, 4 आर्ली बेसिस पर, और डाउन साइड रिस्क इसका मेरा जो है 6220 का रहेगा। ओके, चलिए अब सीधे चलते हैं मसूर पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ हर्षा राय हैं मयूर ग्लोबल कॉर्पोरेशन से। हर्षा जी, आप बताइए पल्सेस को लेकर सबसे पहले लेंटिल में बताइए क्या हो रहा है सर। आपने एक खबर भेजी है कि जो रेड लेंटिल कंटेनर के भाव $730 के पार निकल गए हैं, क्यों ये तेजी आई है?
नमस्ते विश्व जी। नमस्ते मसूर मैम। के बाजार जो है वो काफी ऊपर गए हैं। अगर जो हमने लोएस्ट लेवल अगस्त में देखे थे वहां से जो 610 के थे और अब 720 के भाव हो गए हैं, वो इसीलिए कि हमने ये जैसे ही कनेडियन हार्वेस्ट फिनिश हुई, ये समझ में आया कि प्रोडक्शन जो है वो इस बार जो 1.8 मिलियन टन का बोल रहे थे वो कम रहेगा, अराउंड 1.5। और दूसरा हमने लॉजिस्टिकल इश्यूज देखे हैं कनाडा में, जहाँ रेल कार स्ट्राइक्स हुई हैं और डिले हुआ है शिपमेंट में। और सबसे इम्पोर्टेंट तीसरी चीज है कि ऑस्ट्रेलियन क्रॉप जो कि कुछ महीनों पहले तक 1.7 मिलियन टन के प्रोडक्शन एस्टिमेट आ रहे थे, अब वो वहां के वेदर और यील्ड कम होने के कारण ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन टन पे आ गए हैं। और ये कहा भी जा रहा है कि अगर मौसम काफी ड्राई रहा और हॉट रहा अगर वेदर, तो ये प्रोडक्शन हो सकता है 1 मिलियन टन के अंदर भी चला जाए। लेकिन अगर कुछ आने वाले टाइम में मौसम ठंडा रहा और जो कुछ बारिश वहां पे ग्रोइंग एरियाज को चाहिए अगर वो मिलती है, तो ये प्रोडक्शन 1.2 मिलियन तक रह सकता है। इसलिए मसूर का जो अभी एक रैली जो हमें लगती थी प्राइजेस की आनी चाहिए, वो इन रीजंस के कारण ऑलरेडी बाजार में आ चुकी है। प्लस हमारे लोकल मार्केट में मसूर का डिमांड काफी अच्छा रहा है फेस्टिव सीजन में। इसलिए अब जो नेक्स्ट रैली हमें लगती है वो लगती है कि जब हम ऑस्ट्रेलियन लेंटिल्स क्रॉप का हार्वेस्ट देखेंगे 1 महीने बाद, क्योंकि अभी भी जैसे कि मैंने कहा अगर उन्हें कुछ अच्छी बारिशें मिल जाती हैं तो क्रॉप हमें 1.2 मिलियन टन का प्रोडक्शन दिखा सकती है, और अगर नहीं मिलता है तो हम शायद प्रोडक्शन और नीचे देख सकते हैं। तो एक रैली जो मुझे लगती है हमारे मार्केट में प्राइसेस की आनी थी, इन रीजंस के कारण वो आ चुकी है। अब जो नेक्स्ट रैली हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हम करते हैं कि किस तरीके की हम ऑस्ट्रेलियन हार्वेस्ट देखेंगे 1-1.5 महीने बाद, और किस तरीके का इंडिया का बिजाई रहेगा मसूर का ये साल, ऐसा मुझे क्या लगता है। सेंस मिल रहा है, क्या रीडिंग आप लोग कर रही हैं, किस तरह की स्विंग हो सकती है इस बार रबी सीजन में मसूर की? मसूर जो है इस बार compete कर रहा है चने और वीट दोनों एकर्स के साथ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखना कि इस बार एमपी में किसान का रुख ज्यादा चने और गेहूं की तरफ रहता है या मसूर की तरफ रहता है, या क्या ऑयल सीड के एकर्स कॉम्प्रोमाइज होंगे। ये सब हमें आने वाले टाइम पे देखना है कि एमएसपी कितना इंक्रीज होता है आने वाले टाइम में। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मसूर के एकर्स कांस्टेंट रह सकते हैं, क्योंकि चने का जो एकरेज है वो शायद मसूर का एकरेज इस बारी चना ले जाए हमारे ग्रोइंग एरियाज में। ओके, बिल्कुल, तो चने की तरफ लोग ज्यादा शिफ्ट हो सकते हैं। यहाँ पर दालों की महंगाई आपको कैसी दिख रही है? आगे क्या दाम और बढ़ने वाले हैं, इसी आसपास में रहेंगे या थोड़ी नरमी ही आएगी? ओवरऑल दाल की बात कर रहा हूँ हर्षा मैम। ओवरऑल हम देखें तो कई पल्सेस उड़द तुअर के प्राइसेस ऑलरेडी हमने नीचे आते हुए देखे हैं। चने का डिमांड ये महीने रहेगा, इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा अपसाइड मिल सकता है। हालांकि अभी तक प्राइसेस काफी स्टेबल रहे हैं और थोड़े नीचे ही रहे हैं। फेस्टिव डिमांड के कारण हम थोड़ा सा डिमांड देख सकते हैं, लेकिन अगेन जिस तरीके का व्यापार है हम दोबारा दिसंबर में इंपोर्ट के अराइवल्स देखेंगे तो प्राइस अगेन स्टेबल हो जाएगा चने में। एंड मसूर का हमने देखा जो एक बहुत ज्यादा बाजार गिर गया था, वो एक स्टेबल प्राइसेस पे आ चुका है। मसूर में अभी भी अपसाइड आने से हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्राइसेस जो है वो अभी भी एक रीजनेबल लेवल्स पे भी है। तो आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि हमें इंपोर्ट के अराइवल्स दिखेंगे, इन प्राइसेस मार्केट में पल्सेस के स्टेबल रहेंगे। ओके, तो आने वाले समय में प्राइस आपको लग रहा है कि स्थिर ही रहने वाले हैं। शुक्रिया हर्षा मैम, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया कि पल्सेस मार्केट में क्या कुछ हो रहा है, मसूर की स्थिति क्या है, उस पर खास चर्चा की। हरीश जी, मयंक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने नॉन एग्री मार्केट में पूरी कॉल्स हमारे दर्शकों को बता दी। चलिए मुनाफे की मंडी को ही समेटते हैं, लेकिन